हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत और ब्रिक्स दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका की दादागिरी की जड़ें हिला दी हैं और अब अमेरिका डर चुका है, बौखला चुका है। जी हां, अब अमेरिका डर जाए और बौखला जाए तो समझ लीजिए वो अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर चुका है और यही अब पूरी तरह हो चुका है। जैसे ही अमेरिका ने देखा कि भारत ने रूस को अब डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में पेमेंट शुरू कर दी है, बस फिर क्या था, वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मच गई। हालत ऐसी कि पॉलिटिकल सर्कल से लेकर व्हाइट हाउस तक एक ही बात गूंज रही है, ब्रिक्स को रोकना होगा, क्योंकि अगर कल को भारत ने सऊदी और ईरान को तेल पेमेंट के लिए युआन देना शुरू कर दिया तो डॉलर की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसी बेचैनी में ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू कर दिया और ईरान से जुड़ी कंपनियों व लोगों को टारगेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वजह साफ है, ब्रिक्स को अंदर से कमजोर करना। अब देखिए, ईरान कोई मामूली देश नहीं है, वो ब्रिक्स में शामिल होकर अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। उधर डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि ब्रिक्स के ताकतवर देशों से उलझना अब आसान नहीं है। उन्होंने टैरिफ का नया ब्रह्मास्त्र चलाया भारत, चीन और ब्राजील के खिलाफ, लेकिन नतीजा, अमेरिका के किसान खुद तबाही झेल रहे हैं। उनके गोदामों में माल सड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं है और ट्रंप प्रशासन को अपने ही किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए 10 से 15 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देना पड़ रहा है। यही है असली तस्वीर। ट्रंप की हेकड़ी निकल चुकी है और अब उन्हें समझ आ रहा है कि ब्रिक्स की ताकत आखिर क्या होती है। इसलिए वो अब रूस, चीन या भारत पर नहीं बल्कि ईरान जैसे कमजोर देशों को निशाना बना रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं से ब्रिक्स को तोड़ा जा सके। इधर भारत पर ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ लगाया, उधर अमेरिका के भीतर ही बगावत शुरू हो गई। तकरीबन 21 सांसदों ने खुलकर ट्रंप का विरोध जताते हुए कहा कि भारत के ऊपर से सारे टैरिफ हटाए जाएं और बस वहीं से ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ता चला गया। मजबूरी में अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइल देने के मुद्दे पर सफाई तक दे डाली, जो इस बात का साफ संकेत है कि अब अमेरिका भारत से टकराने की हिम्मत खो चुका है। अमेरिका के लिए हालात बेहद नाजुक हैं। पूरी दुनिया डॉलर से नाराज है, टैरिफ से तंग है और हर जगह गोल्ड की मांग अचानक बढ़ी है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। लोग अब अलग अलग करेंसी में व्यापार करना पसंद कर रहे हैं और गोल्ड पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। ये पूरा नजारा देखकर ट्रंप प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और बौखलाहट में अब वो कमजोर देशों पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ट्रंप प्रशासन के पास अब वो ताकत ही नहीं बची कि एक साथ रूस, चीन, ब्राजील और भारत जैसे शक्तिशाली देशों से भिड़ सके। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो यूरोप भी उनका साथ नहीं देगा, जिसके संकेत पहले ही मिल चुके हैं। ऐसे में अमेरिका धीरे धीरे खुद को दुनिया से अलग थलग कर महसूस कर रहा है और यही है उस साम्राज्य के ढलते सूरज की शुरुआत। अमेरिका की हालत अब ऐसी हो गई है कि भारत से टकराने के बाद छोटे मोटे देश भी उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कभी जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वही अमेरिका अपने ही फैसलों के जाल में फंस गया है। जैसे ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया और आदेश दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, उसी वक्त ईरान की मीडिया में खबर चल पड़ी, भारत ने ईरान से तेल खरीदना भी शुरू कर दिया है। यानी भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया, हम रूस से भी तेल लेंगे और अब ईरान से भी, जो करना है कर लो अमेरिका। ये वही लहजा है जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत की ये बहादुर देखकर बाकी देशों का हौसला भी बढ़ गया है। सबसे पहले तुर्की ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया, हम तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेंगे, हम रूस से तेल गैस खरीदेंगे। ट्रंप लंबे समय से तुर्की को समझाने धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस से दूरी बनाओ, लेकिन तुर्की, जो कि नाटो का सदस्य देश है, उसने भी जब अमेरिका को दरकिनार कर दिया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप के अंदर ही हंगरी और कई अन्य देश चुपचाप रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे यूरोप की ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही हैं और अमेरिका के पास करने को कुछ नहीं बचा है। वो बस दूर से तमाशा देख रहा है कि कैसे उसकी एनर्जी डिप्लोमेसी अब हाथ से फिसल रही है। कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाया गया टैरिफ अब उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। भारत ने दर्द झेला, नुकसान भी उठाया, व्यापार में मुश्किलें भी आई, लेकिन झुका नहीं। और जब भारत नहीं झुका तो दुनिया ने सीखा कि ट्रंप की दादागिरी के सामने खड़ा हुआ जा सकता है। यही वजह है कि ये बाकी देश भी हिम्मत जुटा रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं
और इतिहास गवाह है, ऐसे ही मौकों पर नई महाशक्ति का जन्म होता है। अब देखिए वहीं ट्रंप जो कभी भारत को आंखें दिखाते थे, आज मोदी जी को फोन पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं। कभी मनाने की कोशिश, कभी समझाने की कोशिश, ताकि भारत पूरी तरह अमेरिका से नाराज ना हो जाए। उधर चीन ने भी अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया कि अब ट्रंप वहां कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कभी जो खुद को सुपर पावर समझता था, आज उसे एहसास हो गया है कि भारत, रूस और चीन, इन तीनों ने मिलकर उसकी ताकत की नींव हिला दी है। और अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप को मजबूर होकर भारत के पक्ष में फैसले लेने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान को हथियार देने पर भी सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि अब अमेरिका जान चुका है कि दुनिया बदल चुकी है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। तो चलिए इन सभी प्रमुख खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। और अब यहां से आगे की जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। धन्यवाद। सभी साथियों को टीम विक्रम का नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आज हम प्लैनेट 4 बोनस न्यूज में बात करेंगे गरीबी के अंधेरों से निकलकर भारत का सबसे यंग आईएएस बनने तक का सफर। कैसी रही अंसार शेख की जद्दोजहद, किन हालातों ने उन्हें तोड़ा और फिर कैसे उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर क्या सफाई दी। तो अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को कोई नया AMRAAM मिसाइल सिस्टम नहीं दिया जा रहा। मीडिया में जो खबरें फैलीं वे हकीकत से दूर थीं। अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा कि ये अनुबंध सिर्फ पहले से मौजूद मिसाइलों की देखरेख और रखरखाव से जुड़ा है, यानी इसमें केवल पुराने सिस्टम को सही हालत में बनाए रखने के लिए पार्ट्स और सर्विस दी जाएगी। इस बयान का मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में किसी भी तरह की नई तकनीकी या हथियार संबंधी वृद्धि नहीं होने वाली। अमेरिका ने यह भी बताया कि यह घोषणा किसी नए सौदे की नहीं बल्कि पुराने अनुबंध के अपडेट की थी। इस तरह अमेरिका ने यह जताने की कोशिश की कि उसके निर्णय से पाकिस्तान की ताकत में कोई नया बदलाव नहीं आ रहा। अब जान लेते हैं कि यह अनुबंध असल में किस बात का है। तो 30 सितंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने एक संशोधित अनुबंध की जानकारी दी थी। इस अनुबंध के अनुसार रेथ्यॉन कंपनी को $41 मिलियन का अतिरिक्त काम सौंपा गया है, जिससे पूरे अनुबंध का मूल्य $2.5 बिलियन से अधिक हो गया। यह अनुबंध कई देशों के लिए मिसाइल रखरखाव और पार्ट्स की आपूर्ति से जुड़ा है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, कतर, ओमान, सिंगापुर, जापान, कनाडा, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, कुवैत, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। पाकिस्तान का नाम इसलिए आया क्योंकि उसका पुराना सौदा इसी श्रेणी में था। अमेरिका ने दोबारा स्पष्ट किया कि इस अनुबंध में पाकिस्तान को कोई नया हथियार नहीं दिया जा रहा, बस उसके पुराने सिस्टम को संचालित रखने के लिए तकनीकी सहयोग किया जा रहा है। इस प्रकार ये सिर्फ एक मेंटेनेंस से जुड़ा कदम है। अब देखिए कि पाकिस्तान की मिसाइल खरीद और वर्तमान स्थिति क्या बताती है। तो पाकिस्तान ने 2007 में अपने F-16 बेड़े के लिए करीब 700 AMRAAM मिसाइलें खरीदी थीं। उस वक्त इसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदा माना गया था। इस खरीद से पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की कोशिश की थी। मगर अब की स्थिति बिल्कुल अलग है। वर्तमान अनुबंध में कोई नई खरीद नहीं हुई है। अमेरिका ने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे साफ हो गया कि अब पाकिस्तान को वही पुरानी तकनीक और संसाधन मिलेंगे जो पहले से उसके पास हैं। आइए अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान और ट्रंप की मुलाकात ने कैसे अफवाहों को जन्म दिया। तो सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा फैल गई कि अमेरिका शायद पाकिस्तान को फिर से मिसाइल देने जा रहा है। इन खबरों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कभी कभी राजनीतिक मुलाकातें बिना किसी ठोस कारण के अफवाहों को हवा दे देती हैं। अंत में अमेरिका की सफाई ने सारी बातें साफ कर दी कि पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल नहीं मिल रही, बस पुरानी मशीनरी को ठीक करने का अवसर दिया जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि अमेरिका ने ईरान की ऊर्जा सप्लाई पर ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया। तो अमेरिका ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि उसे लगता है कि ईरान अपनी तेल और गैस की कमाई से उन संगठनों को आर्थिक सहायता देता है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। अमेरिकी खजाना विभाग के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क अरबों डॉलर के सौदों के जरिए ईरान को फंडिंग दे रहा था। इसीलिए वॉशिंगटन ने इन कंपनियों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी। अमेरिका का यह कदम सीधा ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि उसका ऊर्जा निर्यात कमजोर हो जाए और उसकी आतंक फंडिंग रुक सके। यह भी बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अमेरिका ईरान के कैश फ्लो को रोककर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि अमेरिका अपने हितों को लेकर अब पहले से ज्यादा सतर्क और आक्रामक रणनीति पर चल रहा है। अब जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में भारतीय नागरिकों की क्या भूमिका रही। तो इस खबर में जिन भारतीय नागरिकों के नाम सामने आए हैं उनमें वरुण पुला, अय्यप्पन राजा और सोनिया श्रेष्ठा प्रमुख हैं। वरुण पुला की कंपनी बरखा शिपिंग मार्शल आइलैंड्स में पंजीकृत है और पामीर नामक जहाज का संचालन करती है जिसने पिछले साल जुलाई से चीन तक ईरानी LPG पहुंचाई थी।
इसी तरह अय्यप्पन राजा की कंपनी एवी लाइंस ने सफायर गैस नामक जहाज से इस साल अप्रैल से अब तक 1 मिलियन बैरल से ज्यादा गैस की सप्लाई की। सोनिया श्रेष्ठा की कंपनी वेगा स्टारशिप मैनेजमेंट भारत में है और उसका जहाज नेप्टा जनवरी से पाकिस्तान को ईरानी एलपीजी भेज रहा था। अमेरिका ने इन सभी को ऐसे व्यक्ति घोषित किया जो ईरान के ऊर्जा व्यापार से जुड़े हुए थे और जिनकी वजह से यह अवैध व्यापार जारी था। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि इनके जरिए ईरान का गैस और तेल का कारोबार छिपे रूप में कई देशों तक पहुंच रहा था। अब देखिए कि अमेरिका की इस कार्रवाई का असर इन व्यक्तियों और कंपनियों पर कैसे पड़ेगा। तो अमेरिका के नियमों के अनुसार जब किसी व्यक्ति या कंपनी पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उनकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं। साथ ही अमेरिकी नागरिकों और कंपनियों को उनके साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक या व्यावसायिक लेन देन करने की अनुमति नहीं होती। यदि किसी संस्था में ऐसे व्यक्तियों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो तो वह संस्था भी स्वतः प्रतिबंधित मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि अब इन भारतीय नागरिकों और उनकी कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह रुक जाएगा। अमेरिकी खजाना विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अन्य देश या व्यक्ति इन पर लगे प्रतिबंधों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि इस कार्रवाई का वैश्विक ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अमेरिका की इस कार्रवाई ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो ईरान को ऊर्जा व्यापार के जरिए फंड इकट्ठा करने से रोकने के लिए पूरी तरह गंभीर है। इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उन देशों पर भी पड़ेगा जो ईरान से तेल और गैस खरीदते हैं। यह कदम चीन, पाकिस्तान और कुछ एशियाई देशों के लिए चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि उनके लिए यह ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत था। दूसरी ओर इस कार्रवाई से अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को यह संदेश दिया है कि वह आतंक फंडिंग के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में इससे अस्थिरता भी बढ़ सकती है क्योंकि ईरान की सप्लाई घटने पर कीमतों में उतार चढ़ाव तय है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे गरीबी में जन्मे अंसार शेख ने बनाई अपनी पहचान। तो महाराष्ट्र के जालना जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अंसार शेख की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। घर की हालत इतनी खराब थी कि पिता ऑटो चलाते थे और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। 5 लोगों का परिवार, 1 भाई, 1 बहन और 2 वक्त की रोटी के लिए रोज संघर्ष। गरीबी इतनी थी कि पिता को कभी लगा कि बेटे की पढ़ाई में पैसे बर्बाद हो रहे हैं। एक दिन तो वे सच में स्कूल पहुंच गए उसे पढ़ाई से निकालने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तभी एक टीचर ने पिता से कहा कि अंसार पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसे मत रोको। ये एक वाक्य अंसार की जिंदगी बदल गया। भाई ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि छोटे भाई का सपना जिंदा रहे। 7वीं कक्षा में पढ़ता वो बच्चा अपने भाई की मेहनत और पिता की उम्मीद को अपनी ताकत बना चुका था। वो समझ चुका था कि अगर मेहनत की जाए तो गरीबी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब सुनिए कि कैसे मेहनत और लगन ने अंसार को भारत का सबसे युवा IAS बना दिया। तो अंसार शेख ने 12वीं की परीक्षा में 91% अंक लाकर साबित कर दिया कि हालात कभी सपनों को रोक नहीं सकते। फिर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया और उसी दौरान संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू की। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की ताकि खर्चा चल सके और कोचिंग संस्थानों ने फीस में छूट दी। ये सब देखकर उनकी लगन और बढ़ी। वर्ष 2015 में मात्र 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के तीनों चरण प्री, मेंस और इंटरव्यू पास कर लिए। उन्होंने 361वीं रैंक हासिल की और देश के सबसे युवा IAS बन गए। अंसार की ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की जीत है जो मानते हैं कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। उनकी कहानी बताती है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, इरादा उससे बड़ा होना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।